फोर्स को एक वेक्टर ही है, तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिलेट किया गया। आज उस पे कुछ और इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे फोर्सेस को लेके। तो एक बार बस फॉर्मली मैं एक बार सिंपली आपको थोड़ा बहुत डिस्कशन करता हूँ आपसे। जो पिछले क्लास में हुआ था तो मैंने आप लोगों को बताया था कुछ फोर्सेस के बारे में, जैसे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल फोर्स किसको बोलते हैं बेटा? नॉर्मल, जब दो सरफेसेज आपस में कांटेक्ट में आए तो उनके बीच के फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ। उनके बीच के फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, क्योंकि हर एक सरफेस दूसरे सरफेस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। एक तरीके से आप ये मान के चलो कि हर एक सरफेस दूसरे सरफेस को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। सो उस कंप्रेशन फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स दूसरी सरफेस अप्लाई करती है, इसे ही नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हो, बट फिर भी नॉर्मल फोर्स उनके बीच में जीरो हो। क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने क्या बोला कि नॉर्मल फोर्स नेचर में तभी आता है जब एक सरफेस दूसरे सरफेस को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कि ऐसा कुछ सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा इसके साथ यहाँ पे, मान लो कि किसी भी एक सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है। क्लियर? सरफेस तो इसके ऊपर लगा रहा होगा, क्योंकि इसके वेट के कारण देखो यहाँ पे समझोगे, अगर मान लो कि ये m1 मास है, ये m2 है, तो इस पे कितना हो गया m1, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा m2g। समझ में आ गया? अब ये फोर्सेज कैपेबल है जिसपे ये जो मास है इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो इस सरफेस के ऊपर इसके कारण एक कंप्रेशन लग रहा होगा, ठीक? सो उसके अगेंस्ट ये इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स मान लो कि m1 लगा रहा होगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी सिचुएशन है कि ये इसके ऊपर कुछ m2 लगा रहा होगा ऐसा। लेकिन सवाल यहाँ पे कि सिर्फ यही दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में तो नहीं है, यहाँ पर देखो ये दोनों सरफेस भी आपस में कांटेक्ट में है ना। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मतलब उनके आपस वाले सरफेस भी आपस में कांटेक्ट में है। सो ऐसे केस में जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि इसकी वेलोसिटी ये भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और ये भी भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, दोनों की स्पीड सेम है, तो क्या आप ये बोलोगे कि ये जो है इसको कंप्रेस कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों को यूनिफॉर्म देख लो, दोनों सेम, दोनों की स्पीड सेम है, तो एक के ऊपर एक जाने की क्या जरूरत है? अगर इसकी स्पीड कम होती, इसकी स्पीड ज्यादा होती, तो ये इसको धक्का मार रहा होता। सो वैसे कैसे बोलते हैं कि हाँ नॉर्मल है? क्योंकि ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ गई बात? क्योंकि इस केस में देखो 20 मीटर पर सेकंड, ये भी 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब कि इनके बीच में जो ये नॉर्मल फोर्स, मान लो कि ये इस पे कंप्रेस कर रहा हो, ये इस पे फोर्स इधर को अप्लाई कर रहा हो, सो नॉर्मल फोर्स इस केस में क्या होगा? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि कोई भी सरफेस भले ही कॉन्टैक्ट में है लेकिन एक दूसरे को कंप्रेस नहीं कर रहे, कोशिश भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर ऐसा ही हो जाता सेम केस यहाँ पे, इसकी स्पीड मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड किसी भी एक इंस्टेंट पे और इसकी होती 21 मीटर पर सेकंड, सो डेफिनेटली ये जो ब्लॉक है इसको कंप्रेस, ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इस सरफेस की स्पीड इससे ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे या तो दोनों एक साथ चलेंगे या फिर ये आगे को भाग जाएगा, ये पीछे रह जाएगा। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि इसकी स्पीड हमेशा इससे ज्यादा या इसके बराबर हो। क्लियर? अगर इससे ज्यादा इसकी स्पीड होगी तो ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा और ये भागता हुआ चला जाएगा आगे, और इसकी स्पीड कभी भी इससे ज्यादा हुई तो ये इसको कंप्रेस करेगा और फाइनली इन दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना बेटा? ठीक, इतना ध्यान जरूर रखना कि पीछे वाले की स्पीड जो है ना आगे वाले से कभी ज्यादा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है। समझ में आ गया? ये बात क्लियर है ना? बिल्कुल। सो ऐसे केसेस में इनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर न्यूटन्स थर्ड लॉ से फोर्स लगा रहा होगा। सो इस केस में जो नॉर्मल होगा वो जीरो नहीं होगा। समझ में आ गया? सो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, अवे फ्रॉम द सरफेस, एंड जब वो नेचर में तभी आता है जब एक बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट को, या यूं बोलो एक सरफेस दूसरे सरफेस को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही होगी, तभी नॉर्मल फोर्स को हम क्या बोलेंगे कि जीरो नहीं है। अगर वो कंप्रेस करने की कोई कोशिश ही नहीं है तो उस केस में नॉर्मल को आप जीरो बोलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट, देख लो बहुत छोटी सी बात है, कॉम्पिटिशन में आया कि वगैरह में यहाँ पूछ किया जाएगा
ऐसे देखे या जेई मेंस में नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि ऐसे दोनों की स्पीड सेम देखेंगे और बोलेंगे फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग सरफेस ऑफ दिस टू बॉडी। तो इस केस में क्या होगा आंसर? आंसर चारों तरफ लिखा होगा, ठीक है ना, और लास्ट में डी ऑप्शन में 0 भी लिखा होगा। समझ में आ गया? तो जल्दबाजी में आप 0 को कंसीडर ही नहीं करोगे, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या है उसका? 0। समझ में आ गई बात? तो नॉर्मल फोर्स के बारे में क्लियर है। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, रिपल्सिव इन नेचर। देख लो ये इसको रिपेल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी इसको रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑलवेज रिपल्सिव इन नेचर, अवे फ्रॉम द सरफेस, क्लियर। एंड वो नेचर में कब होगा? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हो। इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर है आपको? समझ में आ गई बात? तो चलो इस पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो बेटा और क्वेश्चन पे, जैसे मान लो कि कल क्वेश्चन हमने किया था उस पैटर्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि ये एंगल 30 डिग्री है और यहाँ ये ऐसा एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ये 2 kg का मास है और यहाँ से एक वायर के जरिए ये पुली है अपनी, पुली के बारे में कल हमने डिस्कशन किया था। पुली को आप मासलेस कंसीडर करोगे, स्मूथ कंसीडर करोगे, क्लियर। जो जहां भी वायर देख रहे हो उस वायर को आप क्या कंसीडर करोगे कि वो मासलेस है एंड इनएक्सटेंसिबल है। इतनी सारी चीजें हमने कल वाली क्लास में डिस्कशन की थी। जिस बच्चे ने कल वाली क्लास नहीं देखी है काइंडली उस वीडियो को जाकर देखिए, क्लियर। अब ये वायर जो है ना ऐसे यहाँ पे लगा, और अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक और हम लोग कल पिछली क्लास में कर चुके थे, तो यहाँ पे एक और पुली लगा देता हूँ मैं, ठीक। और इस पुली से दूसरे वायर से 2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैंग हैं, इन दोनों की मास सेम है, m और m। ये मास आपको बताना है कि कितना मास यहाँ पे लगाया जाए कि ये सिस्टम पूरा का पूरा रेस्ट पे रहे। क्वेश्चन समझ में आया कि इन मासेस की, दोनों की मासेस सेम है, ठीक। इन दोनों मासेस की वैल्यू क्या हो ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो आप देख रहे हो वो रेस्ट पे रहे, जहां है वैसे का वैसा ही रहे, कोई भी मूवमेंट ना हो। निकाल सकते हो? कोशिश करो जल्दी से, देखो तो कोशिश करो जल्दी से। क्या कुछ आया आंसर? बताओ। मैं देख रहा हूँ जल्दी से, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, आप लोग आंसर बताइए। चलो यहाँ पर देखो, कोशिश करना, ठीक है ना। किसी ने, आप लोगों ने कोशिश किया भी होगा। चलो एक बार देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कल कि कोई भी सिस्टम, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, या फिर यूं बोलो क्योंकि रेस्ट है तो रेस्ट में रहे, और अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करे, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक। अगर इक्विलिब्रियम में है ये तभी हो सकता है जब उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो। क्लियर? समझ में आ गई बात? इतनी बात अपने दिमाग में होनी चाहिए। जिस बच्चे के दिमाग में इतनी सी बात है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। जैसे देखो कैसे, सबसे पहले आपको पता है कि इस दुनिया का कोई भी पार्टिकल अगर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है तो अर्थ उसको पुल करेगी ही करेगी। सो कितने फोर्स से पुल करेगी भाई? mg। क्लियर? इस पे भी फोर्स अर्थ लगा रही है mg, इस पे फोर्स देखो 2 × 10 लिख लूं मैं g की वैल्यू, क्लियर। सो ये कितना हो गया? 20 न्यूटन। ये फोर्स किसने अप्लाई किया? अर्थ में, तीनों पे mg मैंने लिख दिया। अब देखो हमेशा याद रखना, एक वायर में एक ही टेंशन फोर्स कंसीडर करना, अगर वायर चेंज हो जाए सो दूसरा टेंशन फोर्स कंसीडर करना। क्यों? क्योंकि वायर मासलेस है। अगर उसके पास मास होता तो टेंशन की वैल्यू एक ही वायर में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, जैसे देखो ये एक अलग वायर है, ये एक अलग वायर है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स अगर मैं T बोलूं तो ये भी फोर्स T लगेगा, और ऐसे भी पता है कि आपको ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे कब होगा? जब T की वैल्यू mg के बराबर हो जाए। क्या इतनी बात समझ में आ गई भाई? इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं? ऊपर की तरफ T और नीचे की तरफ mg। सो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो इक्वल लिख भी दिया हमने।
क्लियर। और सोचो अब ये देखो, ये बेचारा पुली भी, तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक बार इस वाले पुली, इसको पुली 1 बोल रहा हूं, ये पुली 2 है। इस पुली 1 पे देखो, पुली 1 को देखो कि बेचारे के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ देखो, ये जो वायर्स यहाँ से रखे हुए थे, वायर इसके ऊपर फोर्स इधर को अप्लाई कर रहा है, यहाँ से ये अप्लाई, और ये वायर जो है अलग फोर्स ऊपर में, इसको T1 मान रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि वायर चेंज हो गया, सो अलग से टेंशन मैंने इसको कंसिडर कर लिया। क्योंकि ये पुली बेचारा रेस्ट पे है, रेस्ट पे कब होगा, जितना ऊपर फोर्स उतना ही नीचे। अच्छा, इसमें मैंने mg नहीं लगाया, क्यों बेटा, मैंने बताया था ना ये मासलेस है, तो जब मासलेस होगा m0 हो गया, तो mg कितना हो गया, 0। समझ में आ गई बात। तो ये देखो, इसको क्या लिखेंगे कि जितना ऊपर फोर्स उतना ही नीचे फोर्स। क्लियर, मतलब ये इसमें जो टेंशन फोर्स होगा जो यहाँ पे आप दिखा रहे हो, ये टेंशन फोर्स कितना होगा 2 टाइम्स T, और देखो T कितना निकाला है हमने mg, सो 2 कितना आ गया mg। समझ में आ गया, इतना फोर्स इस वाले वायर में होगा। और देखो ये वाली वायर बिल्कुल सेम है, मतलब जितना फोर्स T1 यहाँ पे उतना ही T1 यहाँ पे। और कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल लग रहा है, देखो सरफेस के कांटेक्ट में, तो सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा ऐसे। क्लियर, याद करो पिछली क्लास में बताया था कि इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, ये होगी हमारी एक्सिस। क्लियर, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये निकल कर आएगा। क्लियर, सो देखो ये 20 न्यूटन है, ये 30 है, एक्सिस हमारा कौन सा है, ये और ये, तो देखो ये जो फोर्स है उसके बीच में नहीं है। क्लियर, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। देखो ये 20, देखो ये एंगल इस पे टिका हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 20 cos 30, इस डायरेक्शन में 20 sin 30। क्लियर, समझ में आ गया, यही तो वेक्टर है, समझ में आ रहा है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और देखो क्योंकि ये वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे कब होगा, जितना ऊपर फोर्स उतना ही यहाँ पे, तो नॉर्मल को क्या लिख लेंगे 20 cos 30। अगर नॉर्मल आपसे पूछ ही जाए तो ये कितना आ जाएगा, बताओ बताओ, cos 30 कितना होता है √3/2, मतलब 10√3 न्यूटन। इतना नॉर्मल फोर्स आ गया। और डिस्कशन करते हैं, ये जो T1 होगा वो किसके बराबर होगा 20 sin 30 डिग्री। क्लियर, अच्छा T1 निकाल रखा है हमने, देखो कितना है 2 mg इक्वल टू 20 sin 30 इज 1/2। क्लियर है, समझ में आ गया, हमें निकालना क्या था ये m, बाकी सबको एक तरफ लेके जाओ। सो m कितना आ गया, ये 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू g कितना हो गया, 10 कैंसिल, ये हो गया 0.5 kg। समझ में आ गया बात, मतलब यहाँ 2 kg का ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे है, तो आपको कितना मास यहाँ पे हैंग करना होगा ताकि ये पूरा सिस्टम रुका रहे, कितना, सो दैट इज 0.5 kg। देखो कुछ भी है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपली हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हो ना, बिल्कुल आसान है, कहीं कुछ भी नहीं है। जल्दी से नोट कर लो। हो गया, लिख लिया बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक, लेकिन करना वही है जो आपने सीखा है। ठीक है, वेक्टर सब आपको आता है, फोर्स एक वेक्टर है, वेक्टर को रिजॉल्व करना आपको आता है, वेक्टर्स का एडिशन जीरो कब होता है ये भी आपको पता है, जब इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स हो जाएं। ठीक, हम उसी कॉन्सेप्ट को बार बार अप्लाई कर रहे हैं वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस पे। अब जैसे देखो, मान लो ये पुली है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक मैं यहाँ से पुली लेकर आ जाऊँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन। यहाँ देखो, समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं कि ये 2 kg का है, ये भी 2 kg का है, तो बताओ ये मास कितना हो ताकि ये सिस्टम रेस्ट पे रहे। जल्दी से, अब टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताओ। देखो कुछ भी नहीं है, चैट बॉक्स में जल्दी लिख के बताओ, देख के बता देना चाहिए यार, कितना कर रहा है सब। देखो ये देखो, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा 2 इंटू जी, जी को 10 कंसिडर कर लो, सो 10 20 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 20, यहाँ पे देखो टी, यहाँ पे टी, ठीक, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। सो टी कितना आ गया 20 न्यूटन, कितना आ गया। अब देखो इस पे कितना लगेगा, देखो कि इस पे टी नीचे लग रहा है, इस पे टी नीचे लग रहा है पुली के ऊपर, सो ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा 2t। सो देखो यहाँ 2t है, क्लियर, समझ में आ गया। ये देखो एक ही वायर है, इस पे फोर्स कितना लगेगा 2t, इसके ऊपर नीचे फोर्स कितना लगेगा mg, मतलब ये 2t किसके बराबर होना चाहिए mg के बराबर। क्लियर,
टी निकाल रखा है आपने, देखो ये 40 हो गया इज इक्वल टू एम जी कितना होता है 10, देखो आ गया एम इज इक्वल टू 4 kg। क्या इतना मुश्किल क्वेश्चन है? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो बच्चे देख के कर जाएंगे यार क्या क्या हो रहा है, ये क्या क्या चीजें हैं। कुछ करने की बात नहीं है, सिंपल सा है, देख रहे हो बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक्स से तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो, कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, क्लियर है? क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, हर कॉन्सेप्ट आपके लेवल से है, आपको समझ आ गया, बस अप्लाई आपको करना है। हो गया क्वेश्चन बच्चों? लिख लिया? लिख लिया ना? और देखो और देखो, जैसे मान लो और डिफिकल्ट करते हैं, ये रहा मास। एकदम अलग अलग वैरायटीज का तुम्हारे सामने ही मैं क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन कर रहा हूं। ये मान लो अगर आपसे बोला जाए कि ये 2 kg का है, ये 2 kg का है, तो बताओ ये इसका मास क्या हो किस सिस्टम रेस्ट पे? जल्दी से बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए। बोलो भाई कितना टाइम लग गया? कुछ भी नहीं है यार, देखो देखो इसको देखो, ये कितना है 2 इंटू जी 10 20 न्यूटन, इस पे कितना फोर्स आ गया की, ठीक? अब देखो ये एक ही वायर है ना, ये यहाँ से लेकर ये पूरा एक ही वायर है, तो हर जगह पे जो टेंशन लिखोगे वो टी लिखोगे, समझ में आ गया? अब इस पुली के ऊपर देखो, यहाँ टेंशन टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, क्लियर? इस पे कितना है 20। तो ये बात तो क्लियर हो गया। अगर इस ऑब्जेक्ट को या इस ऑब्जेक्ट को दोनों में से किसी एक को कंसिडर करूं तो क्या लिखूंगा मैं? टी जो है वो 20 न्यूटन है, क्लियर? इतना लिख दिया हमने, समझ में आ गया? और देखो अब सवाल ये है कि ये जो वायर, ये तो अलग वायर है, ठीक है? तो जितना इस पे टी है, तो देखो ऊपर में 2t लगा, तो नीचे में कितना लगना चाहिए 2t। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगेगा 2t, नीचे की तरफ कितना फोर्स हो गया mg। तो देखो 2t किसके बराबर है mg, तो m कितना आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाय g, t निकाल रखा है ये देखो, तो 2 into 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4 kg। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, देख रहे हो ना? कुछ भी नहीं होता, देखो सब बिल्कुल आसान है, कहीं कुछ भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट हम कर ही नहीं रहे, ठीक? देख रहे हो ना, मजा आ रहा है? कोई सा भी क्वेश्चन गिवन हो बेटा, सारे क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देख लिया? देख रहे हो? और आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं खुद से तुम्हारे सामने डिजाइन कर रहा हूं, तुम्हें कंसीडर करते हुए। और देखो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये मजा नहीं आ रहा, छोटे छोटे क्वेश्चन से ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। एक बार जेई में आया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक स्फीयर है, ये क्या है? स्फीयर है, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर, क्लियर? इतना गिवन है। इस स्फीयर को हमने कुछ इस तरीके से रखा है, एक ये है पोजीशन, ऐसे अटका लिया है किसी भी चीज में, ऐसे होता है ना गांव में गेम जो करके किसी भी चीज में ऐसे अटका लिया है, क्लियर? ये गिवन है कि यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और रेडियस उस स्फीयर का 5 kg है, इस स्फीयर का मास 10 kg गिवन है, 10 kg इज द मास ऑफ द स्फीयर। अब सवाल ये है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझोगे। देखो स्फीयर किया क्या हमने, स्फीयर है, एक कुछ इस तरीके का सरफेस है, उसके बीच में ऐसे अटका लिया, ये बेचारा रेस्ट पे, क्लियर? अब सवाल है कि ये जो सरफेस है, ये जो देख रहे हो ना जहां जहां ये यहाँ पे एक दूसरे को स्फीयर को टच कर रहा है ये सरफेस, वो सारे पॉइंट उस पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो नॉर्मल फोर्स निकालनी है कि हर एक सरफेस, इसने जो स्फीयर के ऊपर नॉर्मल अप्लाई किया वो n1 मान लो, और इसने जो इसके ऊपर अप्लाई किया उसको n2 मान लो, इस n1 और n2 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? ये स्फीयर 10 kg का स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फंसा के रेस्ट पे रखा हुआ है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब रेस्ट पे रखा हुआ है, इसका मतलब जहां जहां सरफेस के कांटेक्ट में, देखो mg क्या कर रहा होगा, इसको नीचे लेकर जाने की कोशिश, ठीक? अब उसके अगेंस्ट यही बेचारे को फोर्स लगाकर इस बेचारे को रेस्ट पे रखे हुए,
तो इसका मतलब इनको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर नॉर्मल अप्लाई करेंगे। तो इसने जो ये सरफेस Q है, सरफेस ने जो नॉर्मल अप्लाई किया उसको N2 बोल रहा हूं मैं, इसने जो अप्लाई किया उसको क्या बोल रहा हूं, N1 है। क्लियर। सो N1 और N2 की वैल्यू निकालनी है। इसमें कोई एंगल वगैरह कुछ भी नहीं गिवन है, लेकिन ये हाइट्स गिवन है। निकाल सकते हो? कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो जल्दी। चलो देखो, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा बड़ा बना के, ठीक, ताकि और आसानी से हमें समझना है। तो ये रहा हमारा स्फीयर, क्लियर, जिसका सेंटर यहाँ पे। ये देखो, अब कुछ बातें जो मैंने आपको बताई थी उसको बहुत ध्यान से सुनोगे। मैंने क्या बताया था कि नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये बात तो सबको पता है, एंड बाहर की तरफ होता है। अब सवाल ये है, क्योंकि इस स्फीयर का देखो ये वाली पॉइंट इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ये पॉइंट इसके इस स्फीयर के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा। अब सोचो, स्फीयर के ऊपर अगर किसी भी पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे या ड्रॉ करोगे, वो कहां जाएगा, कहां से पास होगा, सेंटर से। सबको पता है कि रेडियस जो होती है वो सर्कल के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है। ये देखो, ये कितना बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, नॉर्मल कभी घर कभी घर कभी घर कहीं भी ड्रॉ कर लेते हैं, गलत हो जाता है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको नॉर्मल के बारे में क्लियरली बताया है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। सो देखो, इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ ये जो पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर, आपने ये 9 क्लास 10 क्लास या 8 क्लास में पढ़ा होगा कि जो रेडियस है वो हमेशा सर्कल के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर है वो कहां से पास होना चाहिए, सेंटर से। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये देखो, ये N1 हो गया, क्लियर। उसी तरीके से अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये देखो, ये कैसे फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इस तरीके से ताकि सेंटर से पास हो। तो ये कितना हो गया, N2। ये जो अप्लाई कर रहा था वो किस डायरेक्शन में, N1, जो मैंने यहाँ पे शो किया है। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो सरफेस था वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा था वो किस डायरेक्शन में, ये रहा N2। अब कुछ और बातें, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ चीजें गिवन है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं यहाँ से, तो देखो ये वाली लेंथ हमें पता है, ये वाली हाइट गिवन है, ये कितना है, 4 है ना। और ये देखो ये कितना है, ये तो रेडियस है, वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, बताओ बताओ जल्दी से। देखो राइट एंगल पे एंगल है, हमें बेस निकालना है, हमें ये एंगल चाहिए। इस एंगल को मैं अगर अल्फा बोलूं तो कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ, क्या लिखेंगे। ये वाली बेस चाहिए मुझे, तो बेस कितना होता है, परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अंडर ऑफ रूट, मतलब 25 माइनस 16 अंडर रूट, मतलब 9 अंडर रूट 3। तो ये कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। समझ में आया, देखो इसीलिए ये हाइट के ऊपर, ताकि अब जैसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा टैन अल्फा जो भी जरूरत पड़े सब आपको पता है, क्लियर। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसके ऊपर, सो देखो ये वाली हाइट गिवन है, देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर गिवन की। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसको मैं कुछ अलग एंगल मान लेता हूँ, बीटा, क्लियर। मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये जिसमें ये एंगल अल्फा है, जिसमें ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, और एक दूसरा हमारे पास इधर वाला जो ट्रायंगल है वो ये है, जिसमें आपने इस एंगल को बीटा माना है। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है, तो ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, क्लियर। इतनी बातें हमें पता है, ठीक। अच्छा, और कौन सा फोर्स, देखो नॉर्मल को हमने शो कर दिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप खींच ही रही होगी इसको, तो वो फोर्स कैसे लगेगा, मैंने आपको बोला था कि सेंटर से हमेशा शो करना। तो ये कितना आ जाएगा, mg, m कितना है, देखो भाई 10 kg, सो 10 into g, g को 10 कंसीडर कर लेते हैं, क्लियर। सो ये कितना हो गया, 100 न्यूटन। समझ में आ गया। अगर इतनी बातें आपको समझ आ गई है, ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अब कुछ भी नहीं है, क्लियर है। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, याद करो, इस पूरे स्फीयर के ऊपर स्फीयर, अब सब कुछ हटा रहा हूं मैं, क्लियर। अच्छा देखो, नॉर्मल ऐसे है, तो आपको याद होगा ना, वेक्टर में मैंने बताया था कि उसकी मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए इसको पैरेलली हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। कि ये सेंटर से मैं नॉर्मल ऐसे शो कर दूं,
n1 देखो तो ये किया तो इसको पैरेलली यहां से शो कर, आपको पैरेलली शिफ्ट कर ही सकते हैं वेक्टर को, आपने पढ़ा भी है ठीक कि वेक्टर चेंज नहीं होगा जब तक कि हम उसकी लेंथ और डायरेक्शन को चेंज ना करें। तो डायरेक्शन तो वही है, पैरेलली शिफ्ट किया ठीक है। देखो ये एंगल अल्फा है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूं अभी भी एंगल अल्फा ही, तो देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ और नॉर्मल पे n1 ही माना है हमने ठीक। बिल्कुल उसी तरीके से अगर ये n2 है तो n2 इस तरफ लग रहा है ठीक। अब फिर एंगल सेम होना चाहिए, तो देखो ये वाली लाइन के साथ ये एंगल कितना है बीटा। अब देखो नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन। अब आपको अच्छे तरीके से पता होगा, याद करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं तुमने, कल ही मैंने बहुत बताया। इसमें एक्स और वाई एक्सिस चूज करो, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, क्लियर, समझ में आ गई बात। सो n1 का कंपोनेंट देखो इस तरफ कितना हो जाएगा n1 cos अल्फा और ऊपर की तरफ n1 sin अल्फा। मुझे लगता है कि किसी को तकलीफ नहीं हो रही होगी, क्लियर। उसी तरीके से n2 को देखो, देखो इसका कंपोनेंट किधर होगा, एक इधर और एक इस डायरेक्शन में। इधर की तरफ कितना आ गया m2 cos बीटा, क्लियर, और ऊपर की तरफ m2 sin बीटा। समझ में आ गया, क्लियर है। हमने सबको ब्रेक कर दिया, मतलब अब इसके बाद मैंने ये ड्रॉ किया था, अब मैं एक और बार नया ड्रॉ करता हूं ताकि अब हमारे पास सिर्फ दो ही रहे। देखिए तो देखो नीचे की तरफ कितना है 100 न्यूटन है ना, इधर की तरफ देखो n1 cos अल्फा, cos अल्फा निकाल सकते हो, देखो देखो cos अल्फा कितना है 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सो 3/5 n1 ये आ गया। और बताओ देखो n2 cos बीटा, सो इस डायरेक्शन में देखो ध्यान से n2 कहां है बीटा, ये रहा ठीक। तो cos बीटा कितना हो जाएगा बेटा 4/5, ये कितना आ गया 4/5 n2, लिख दिया हमने, क्लियर है। अच्छा ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ दो फोर्सेज हैं, एक ये तो जब फोर्सेज सेम डायरेक्शन में तो सिंपली ऐड कर देते हैं। तो n1 sin अल्फा, n1 sin अल्फा देखो तो sin अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस 4/5, तो 4/5 n1 प्लस क्या है n2 sin बीटा, sin बीटा देखो sin बीटा कितना हो जाएगा 3/5 n2 हो गया। अब इतना जैसे ही आपने कर लिया, अब तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया क्योंकि रेस्ट पे है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे 3/5 n1 इज इक्वल टू 4/5 n2, ठीक, 5 और 5 कैंसिल, 3 n1 इज इक्वल टू 4 n2, एक इक्वेशन आ गया हमारे पास। ऊपर में देखो वो कितना है 4/5 n1 प्लस 3/5 n2 इज इक्वल टू 100, क्लियर। अब क्या करना है यहां से n1 निकाल कर यहां प्लेस कर देना, हो गया n1 n2 सॉल्व हो गया। दो इक्वेशन है, आपको तो आता ही है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, जो आता है सब करो, जो मन करे कोई भी करो, n1 n2 की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो जेईई में पूछा गया था, बट डिफिकल्ट बेसिकली नहीं है इसमें, वो तो कॉन्सेप्ट है। उसने क्या किया कि ये लेंथ देकर आपसे एंगल निकलवाना देखा, तो बच्चे को एंगल निकालना आता है या नहीं, sin अल्फा cos अल्फा आता है या नहीं, उसको पाइथागोरस थ्योरम आता है या नहीं, उसको नॉर्मल सही से ड्रॉ करना आता है या नहीं, एंड फिर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना आता है या नहीं, ठीक। तो एक क्वेश्चन में जितना कुछ आपने पढ़ा अब तक सब कुछ इंक्लूड हो गया। देखो इसको बोलते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक अच्छा बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। लिख लो एक बार जल्दी। देखिए बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आपका इक्विलिब्रियम के पार्ट में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। ये अच्छे क्वेश्चंस है, बढ़िया क्वेश्चंस बोले जाते हैं सबको, ठीक है। और अगर चीज आपको ये आ गया तो देखो वेक्टर का कितना बढ़िया यूज आपको समझ में आ गया। देख लो एक बेसिक क्लास आप सीधा आप यूं बोलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कर रहे हो, बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखो मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूं, मैं ऐसा कोई भी लगा तुम्हें परेशानी वाली बात, कहीं भी परेशान होने वाली बात नहीं है। सिंपल तरीका अप्लाई करोगे
क्वेश्चन आसान रहेगा। मैंने आपको फिर पहले भी बताया है कि फिजिक्स यूनिफिकेशन में बिलीव करता है। एक लॉ जो आपको आना पता है, उस लॉ से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए जा सकते हैं। समझ में आ गया? तो एक न्यूटन्स लॉ कि ये न्यूटन से जितने भी क्वेश्चंस आपने किए ना, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ये टर्म आता है ना यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। अगेन वेक्टर, स्पीड नहीं बोला मैंने क्या बोला? वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा। इसको बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ में आ गया? क्योंकि अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड हुआ तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मतलब वेलोसिटी चेंज। अगर वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ या ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाने लगा तो अगेन डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर वेक्टर चेंज, फिर वेलोसिटी चेंज हो गया। सो हमेशा ध्यान रखना कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट या अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल, नेट बोलोगे, एक्सटर्नल नहीं बोलोगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि फोर्सेस पे एक्सटर्नल बहुत सारे लग रहे हैं, कहीं नॉर्मल लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, आप अप्लाई कर रहे होगे, ठीक, और भी डिफरेंट कंडीशंस होंगी जिसमें वो फोर्सेस लग रहे होंगे। क्लियर? तो उन सबका सम, अगर याद रहे सम जब भी बोलूं मैं, क्योंकि आप फोर्स बात कर रहे हो, तो वेक्टोरियल सम, इसका मतलब कि अगर सम ऑफ ऑल द फोर्स ऑन द सिस्टम या बॉडी 0 हो तो ऐसे केस को बोलते हैं कि एक्स, इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का सेंस समझ में आ रहा हो? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, वेलोसिटी उसकी 0 थी, तो हमेशा 0 रहेगी, मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, और वेलोसिटी, देखो वेक्टर लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, यहां भी वेक्टर साइन लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट, इसका मतलब कि अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से जा रहा था, तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ साथ कांस्टेंट होगा। कब? जब ये कंडीशन फुलफिल होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो इसका मतलब बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर जाएगी, और इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं उसको? इफ सम ऑफ ऑल द फोर्स, बेसिकली ये क्या है? एक्सटर्नल, हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों एक्सटर्नल लिख रहा हूं मैं। एक्सटर्नल अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन होगा। वो एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाएगा? सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। याद होगा आप लोगों को, लिखते हो ना 9th क्लास में आपने पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। गलत पढ़ते हो वहां पे, फोर्स नहीं होता वो, एक फोर्स नहीं है वो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर, उन सबका वेक्टोरियल सम है, इसीलिए मैंने समेशन साइन दिया हुआ है। समेशन का मतलब सबका एडिशन। देखो फोर्स के ऊपर वेक्टर भी दिया है, क्योंकि ये वेक्टर है, तो सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय द मास, वो होगा एक्सेलरेशन। अगर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। देख रहे हो ना, अगर ये 0 हो गया तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है वेलोसिटी को बढ़ाना, और अगर वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको रिटार्डेशन बोलते हैं या रीएक्सेलरेशन बोलते हैं। जानते होंगे आप लोग इसको, हिंदी में इसको सब हिंदी में त्वरण बोलते हैं ना, याद होगा। तो एक्सेलरेशन 0 होगा तभी ये कंडीशन है। सो दैट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने ऑलरेडी न्यूटन्स लॉज में डिस्कस किया है। अब सवाल है मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल क्यों लिखा? क्योंकि देखो एक सिस्टम के ऊपर मान लो कि 2 ऑब्जेक्ट है, अब वो आपस में फोर्स लगा रहे होंगे। क्लियर? हम बाहरी फोर्स भी लगा रहे हैं, उसके ऊपर को फोर्सेस की वैरायटीज है, मतलब कुछ इंटरनल फोर्सेस भी होंगे, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी होंगे। अब क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की खूबी क्या होती है, मान लो कि एक सिस्टम, जैसे मान लो कि कोई भी एक बॉडी है, क्लियर, इसके 2 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करो, तो ये मॉलिक्यूल इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये मॉलिक्यूल इस पे फोर्स लगा रहा होगा, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वो तो कैंसिल होंगे।
आपको पता है कि जब दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो कोई भी रिजिड बॉडी आपके पास है तो उसमें इंटरनल फोर्स का जो सम होगा, क्योंकि वो सारे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, वो 0 होगा। इसीलिए मैं इंटरनल ना लिख के सिर्फ एक्सटर्नल लिख रहा हूं। समझ में आ गया? आप यहाँ पे नेट फोर्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द फोर्स में क्या क्या आएगा, एक्सटर्नल प्लस सम ऑफ ऑल द फोर्स इंटरनल इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ऐसे लिखोगे ना, क्योंकि देखो हमने इंटरनल फोर्सेस के बारे में बोला कि ये अगर मान लो कि इसको एक फोर्स F से खींच रहा था, कि ये भी इसको F4 से खींच रहा होगा, देखो दोनों सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, ये कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए मतलब इसका सम हमेशा क्या होगा, 0। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो है इक्वेशन देखो, सॉरी यहां पे क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, कुछ भी नहीं है। अगर ये लॉ आपको पता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखने में कितना टाइम लगता है बेटा? देखो अगर ये 0 है, ये लिख दिया हमने, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। वेलोसिटी कांस्टेंट, दिस वन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? अब ये ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, रोटेशन के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। इस लॉ में कहीं कोई प्रॉब्लम है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे ऑलरेडी हमने इक्विलिब्रियम को कंसीडर करके बॉडी को रेस्ट करके बहुत सारे क्वेश्चंस 2-3 क्लासेस से लगातार हम कर रहे हैं। ठीक है? तो अब देखो, अब थोड़ा सा चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। सो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन फिर से बता रहा हूं कि बॉडी के ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं, स्पेशली जो एक्सटर्नल है, क्योंकि इंटरनल 0 है, उनका सम क्या होगा, मास टाइम एक्सेलरेशन। अब सोचो, मैंने पिछली क्लास में जिस समय मैं वेक्टर पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि दो वेक्टर्स इक्वल करोगे, कोई ये स्केलर है, स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके लेंथ में चेंजिंग आ जाएगी, उसकी डायरेक्शन वही जाएगी। अगर m पॉजिटिव है, फिर पता है मेरा मास कोई -50 kg -60 kg थोड़ी होगा, मास तो हमेशा पॉजिटिव चीज है, मास में करके हो नहीं सकती। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? इसलिए ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल हैं, इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? और मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है। समझ में आ गया? क्लियर है ना? देखो बेटा, वेक्टर जो है ना, इसके बगैर तो फिजिक्स होती ही नहीं है। ठीक? बहुत सारे टीचर ऐसे मिल जाएंगे बिना वेक्टर का भी पढ़ा देते हैं। ठीक? मुझे नहीं पता कैसे पढ़ाते हैं। ठीक? वो महान लोग हैं, मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बिना वेक्टर का नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे बेटा कि अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं कैसे बोलूँ इसको कि फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन होता है। मेरे कॉलेज में मेरे से पूछा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताओ, प्रोफेसर ने पूछा मेरे से, मैंने बोला सम ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। एक थप्पड़ मुझे। तो मैंने पूछा सर क्या गलती होगी? तो उन्होंने बोला वेक्टर कौन लगाएगा, सम ऑफ ऑल द फोर्स वेक्टर इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन वेक्टर। हमेशा ध्यान में रखना बेटा, न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन वेक्टर। अब पुरानी चीजें वेक्टर्स का जो बेसिक क्लास था उस पे मैंने आपको बताया था, दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका डायरेक्शन सेम हो और उनकी मैग्नीट्यूड बराबर हो। समझ में आ गई बात? इसका मतलब कि ये जो सम ऑफ ऑल द फोर्स है उसका डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। समझ में आ गई बात? इसका मतलब बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा जिधर सम ऑफ ऑल द फोर्स है। एग्जांपल लो, जैसे मान लो कि मेरे ऊपर इधर 20 न्यूटन लगा, इधर को 30 न्यूटन लगा, मैं किधर जाऊंगा, इधर 30 न्यूटन लगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स इधर की तरफ है। 30 - 20 यही हो गया ना नेट फोर्स। समझ में आ गई बात? एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स कितना लगा, 30 - 20 डिवाइडेड बाय मेरी मास 60 kg मान लो, ठीक, सो डिवाइडेड बाय 60। समझ में आ गया? ये एक्सेलरेशन हो गया मेरा। क्लियर है? कभी भी ये मत लिखना कि 30 न्यूटन इधर लगा तो 30 बाय मास और इधर एक्सेलरेशन होगा 20 बाय मास। गलत। हमेशा कब लिखोगे, पहले नेट फोर्स फाइंड करोगे और नेट फोर्स को फाइनली मास से डिवाइड करोगे, तब जाकर वो एक्सेलरेशन होगा। ये मत बोलना कि इधर वाले फोर्स के कारण एक्सेलरेशन हो जाएगा 30 न्यूटन डिवाइडेड बाय 60 kg और इस इधर वाले के कारण हो जाएगा
20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 60। गलत है भाई, एक फोर्स कभी भी एक सिलेक्ट करने के काम नहीं आता। अगर सिस्टम पे एक ही फोर्स लग रहा है तो अलग बात है, लेकिन एक से ज्यादा फोर्स अगर सिस्टम पे लग रहा है तो उन सबका कंबाइंड जो इफेक्ट होगा वही यहाँ पे नेट फोर्स में लिखा जाएगा। ठीक है, और अभी जो मैंने एग्जांपल आपके सामने दिया कि 30 न्यूटन इधर लगा, 20 इधर लगा, तो मैं किधर जाऊंगा? सो डेफिनेटली 30 न्यूटन की तरफ। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? देखो 30 एक वेक्टर, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक, ये मेरे हाथ को पकड़ के 30 न्यूटन से कोई खींच रहा है इधर, और इधर वाले मेरा जो हाथ है इसको पकड़ के खींच रहा है कोई 20 न्यूटन से। समझ में आ गया? मेरे ऊपर अगर डिस्कस करूं तो मेरे ऊपर नेट फोर्स किधर लग रहा है? इस तरफ कितना? 30 माइनस 20 न्यूटन, यही लग रहा है ना? समझ में आ गया? मतलब इन दोनों को कंबाइन करके मैं ये लिखूंगा, और फिर अगर मेरी मास 60 केजी है तो मैं अपनी एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा? ये 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 60, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन किधर होगा? इधर की तरफ नेट फोर्स है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? सो डायरेक्शन भी पता चल गया। देख लो ना, नेट फोर्स का डायरेक्शन जो है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। समझ में आ गया? और वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस तरीके से। क्लियरली बात समझ में आ गई? अब इस पे कुछ एक क्वेश्चंस पे आते हैं, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई है? अच्छा, थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। ये लिख लिया सबने? और देखो, अब सवाल ये है कि अब फोर्स तो वेक्टर है, वो तो किसी भी डायरेक्शन में लग रहा होगा। सवाल ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इधर को फोर्स लगा, एक इधर को फोर्स लगा, एक इधर को लगा, एक इधर, मल्टीपल फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, तो बताओ बॉडी किधर से आएगी? अब तो पंगा हो गया बेटा। अब कैसे करें? तो ये भी कोई पंगा वाली बात नहीं है। आप क्या करना कि जिधर की तरफ आपको दिखे, ठीक है ना, आप दो एक्सिस कंसीडर कर लेना। क्लियर? मान लो कि एक एक्सिस ये ले लिया, एक एक्सिस ये ले लिया। अब जो फोर्सेज इनके डायरेक्शंस में नहीं है उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो। आपको आता है कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। सो जैसे ही कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे आपको अपने आप दिख जाएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं और किस डायरेक्शन में फोर्स बचा रह रहा है। जिधर बचा रहेगा उस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाएगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने सीखा है बस उसी को यूटिलाइज करते रहना है। क्लियर? चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अब मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? देखो, सम ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? अब देखो, अगर देखो ये वेक्टर है ना, तो याद करो हर वेक्टर को x कंपोनेंट i कैप, y कंपोनेंट एक्सटर्नल, y कंपोनेंट j कैप, ऐसे लिख सकते हो। याद होगा, हर वेक्टर को i j k के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको लिखना भी मैंने सिखाया था। क्लियर है? वेक्टर वाली क्लास को अगर याद नहीं है तो उसको रिपीट करो, देखो उसको वापस से। हर वेक्टर को i के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं? x कंपोनेंट। j के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होता है उसे क्या बोलते हैं? y कंपोनेंट। उसी तरीके से देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, उसको भी ऐसे, वो भी वेक्टर है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो लिख गया ऐसे। क्लियर? अब वेक्टर की खूबी क्या होती है कि यहाँ जो i का कोफिशिएंट है और उधर जो i का कोफिशिएंट है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इधर i का कोफिशिएंट कितना है? सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स x डायरेक्शन में वो कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में। सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्सटर्नल y डायरेक्शन में, सॉरी क्योंकि डायरेक्शन को मैंने फिक्स कर दिया तो अब वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग द y डायरेक्शन। समझ में आया? मतलब जो फोर्सेज x डायरेक्शन में लग रहे होंगे वो x डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे, और जो y डायरेक्शन में लग रहे होंगे, जो नेट फोर्स y डायरेक्शन में होगा वो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब और नए तरीके से समझो, y डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन नहीं दे सकता, और x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। समझ में आ गया? मतलब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? x डायरेक्शन में लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? y डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। कुछ बातें सीख रहे हो? समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि जब भी x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना हो आपको सिर्फ x डायरेक्शन वाले फोर्सेस को कंसीडर करने हैं, y वाले को भूल जाना है। और अगर y डायरेक्शन में बात करना है तो आप x डायरेक्शन वाले सारी चीजों को भूल जाओ। बात समझ में आ गई? और ये कैसे होगा? जब हम उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, और कंपोनेंट्स में ब्रेक करना को अपन के अब तो बाएं हाथ का खेल हो गया है। समझ में आ गया? क्योंकि बहुत क्वेश्चंस कर दिया हमने उसके ऊपर कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का। ठीक है,
जल्दी से नोट करो, बहुत अच्छी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आज। लिख लिया सबने? समझ में आ गया ना सब किसी को? अब देखो, जैसे मान लो कि अगर ऐसा हो जाता, एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि ये पुली है यहां पे, ऐसे ये पुली यहां पे बंधा हुआ है, एक धागे से एक ऑब्जेक्ट यहां पे है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे। ये मान लो 2 केजी का है, ये 3 केजी का है। देख के ही बताओगे, क्योंकि अब पास देखो दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये रेस्ट पे नहीं होंगे। अब ये मूव कर जाएगा, करेगा ना बेटा, किस तरफ मूव करेगा? सबके दिमाग में ये बात आ गई, भाई ये 3 केजी है, जरूर ये नीचे जाएगा, क्योंकि अब इसको ज्यादा फोर्स से खींच रही है। कितने फोर्स से खींच रही होगी? देखो 3 इंटू जी को मैं 10 कंसिडर कर रहा हूँ, 30 न्यूटन से नीचे खींच रही होगी। 2 केजी को कितने से खींच रही होगी? 2 इंटू जी, मतलब 20 न्यूटन से इसको खींच रही होगी। समझ में आ गया? इस तरीके को, तो ये क्या होगा नीचे की तरफ। अब ये पुली रेस्ट है, वही बेसिक कंडीशन, पुली मासलेस है, स्मूथ है, रोटेट नहीं कर रहा, मतलब धागा जो इसके ऊपर जैसे ऐसे सरक गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यहाँ पे ऐसे बस ऐसे ऊपर से आ गया, पुली रोटेट नहीं कर रही, पुली को कंसीडर करके कोई फायदा है नहीं। क्लियर? समझ में आ गया? फिर वही देखो, जो बेसिक कंडीशन है ना, हमेशा ध्यान में रखोगे। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवेगा तो आप उसको मान लोगे। क्या क्या बेसिक कंडीशन का? पुली मासलेस होगा, ठीक, पहला। पुली स्मूथ होगा, ओके। दूसरा, ये जो वायर जिससे ये दोनों ऑब्जेक्ट बंधे हुए हैं, ये वायर इनएक्सपेंसिबल होगा, मतलब ये रबड़ की तरह नहीं है, फैलेगी नहीं, इनकी लेंथ हमेशा फिक्स रहेगी और इनकी मास को कंसीडर नहीं करना है, मतलब ये मासलेस होगा एंड इनएक्सटेंसिबल होगा। बात समझ में आया? क्लियर है बेटा? अब इस पे आते हैं। इतना कॉन्सेप्ट ना हमेशा ध्यान में रखोगे। और ये भी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चंस में कि अगर वायर एक ही है और वो मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, तो आप एक ही टेंशन की वैल्यू कंसीडर करेंगे। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों, ठीक। मास होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा, धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। अभी हम बस एक आइडियल केस लेके चलना है, ऐसा तो होता नहीं रियल लाइफ में, लेकिन अभी क्योंकि आपकी लेवल बहुत छोटी है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलेगा फिर आपकी लेवल इंक्रीज होगी, फिर आप सब कुछ समझना स्टार्ट करोगे। फिर हम रियल वाले प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। वायर में मास दे देंगे, पुली को मासलेस हटा के उसको मास के देंगे, वो रोटेट भी कर रहा होगा, सब हम धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे काम करेंगे। अभी फिलहाल स्टिकनेस से बात करो। सो इसके ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा वो ये, इस पे टेंशन फोर्स, ये टेंशन मैंने आपको बोला सेम होगा, एक वायर में एक ही टेंशन फोर्स अप्लाई कर दिया। क्लियर? अब सोचो, क्योंकि आपको पता है कि ये नीचे गिरेगा, ये ऊपर गिरेगा, तो क्या मैं इसकी एक्सेलरेशन नीचे मान लूं? क्या इसकी एक्सेलरेशन ऊपर मान लूं? अब सवाल ये है कि ये A1 है और ये A2 है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो धागा है, अगर मान लो कि इसकी लेंथ 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर तो फिक्स होना चाहिए। जितना 1 सेंटीमीटर ये नीचे गिरेगा तो 1 सेंटीमीटर ये ऊपर जाएगा ना। कभी तो इनके बीच का एक्सेलरेशन जो है, सॉरी, इनके बीच का लेंथ हमेशा फिक्स रहेगा। इसका मतलब कि 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा उतनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। इसका मतलब कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। तो हम इस केस में A1 और A2 ना मान के सिर्फ E मान लेंगे। और अब आपको, क्योंकि अब एक्सेलरेशन आ गया है, तो अब आप उसको नेट फोर्स इक्वल टू 0 नहीं लिखोगे। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो कि 3 kg वाला जो ब्लॉक है, लिखना सिखा रहा हूं मैं, कैसे लिखोगे। 3 kg वाले ब्लॉक को मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ये है T, नीचे की तरफ 30 न्यूटन। क्लियर? अच्छा, एक्सेलरेशन देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। जब भी एक्सेलरेशन हो तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ अप्लाई करोगे। अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो फर्स्ट लॉ, जिसमें हम पहले काम कर चुके हैं, अब न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ पे काम कर रहे हैं। क्लियर? इतना। अब सवाल ये है, अभी मैंने पिछले एग्जांपल में दिया था कि नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, या उल्टा बोलो इसको, जिधर एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में ही नेट फोर्स होगा। मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स कम होगा। एग्जांपल लिया था ना मैंने कि मैं हूं, 30 न्यूटन इधर लगा, 20 न्यूटन इधर लगा, तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कितना होगा, 30 न्यूटन लग रहा है तो क्या किया था, 30 माइनस 20 किया था ना, याद करो, बिल्कुल वही काम करेंगे। देखो एक्सेलरेशन नीचे, तो इसके डायरेक्शन में जो फोर्स है
वो 30 है, उसके अपोजिट जो फोर्स है वो कितना है, t है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे नेट फोर्स की जगह पे 30 माइनस t, ये हो गया नेट फोर्स। समझ में आ गया, क्लियर है। क्यों लिखा है इसे, देखो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 30 है, उसके अपोजिट जो फोर्स है वो क्या है, t है। सो दोनों का सम क्या आ जाएगा, 30 माइनस t। सो ये हो गया नेट फोर्स इक्वल टू मास कितना है, 3 into a, एक्सेलरेशन a। एक इक्वेशन आपको ये मिल गया, क्लियर। अब 2 kg वाले ब्लॉक पे आ जाओ। 2 kg वाले ब्लॉक पे अगर बात करें तो 2 kg वाला ब्लॉक, ऊपर की तरफ देखो टेंशन फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ देखो 20 है, लेकिन एक्सेलरेशन इस केस में क्या है, ऊपर है। समझ में आ गया, इसका मतलब अब देखो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उधर वाले डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा वैल्यूएबल होगा, उस ये कम होगा। तो अब इस केस में देखो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, t माइनस 20 लिखेंगे ना, क्योंकि एक्सेलरेशन जिधर होगा उधर के फोर्स से दूसरे को माइनस करना है। तो एक बस ध्यान में रखना हमेशा तरीका, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उधर के फोर्स को प्लस में और उसके अपोजिट फोर्स को माइनस में लिखना। क्यों, ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट उसी डायरेक्शन में करेगी जिधर फोर्स जाता है। समझ में, मैंने बताया ना 30 न्यूटन इधर 20 इधर, तो मैं किधर एक्सेलरेट करूंगा, जिधर 30 न्यूटन लग जाए। इसीलिए तो 30 माइनस 20 किया था, 20 माइनस 30 नहीं किया था। समझ में आ गई बात। तो ये रूल बना लो अपने दिमाग में कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स को प्लस में लिखना, उसका अपोजिट फोर्स को माइनस में लिखना। और इस रूल के बेसिस पे क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, t, प्लस में लिख लिया, और माइनस 20 इक्वल टू इसका मास कितना था, 2 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन 2। समझ में आ गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सेलरेशन बताओ, वायर में टेंशन फोर्स बताओ, हो गया हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना आपको आता है। क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, 1 और 2 को जैसे ही ऐड करोगे देखो यहाँ पे माइनस की प्लस की कैंसिल, तो कितना बच गया 30 माइनस 20, लेफ्ट साइड में 30 माइनस t प्लस t माइनस 20, तो t कैंसिल हो गया, 30 माइनस 20 10 आ गया, इक्वल टू इसको ऐड करो 3a प्लस 2 है 5a। तो देखो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, क्लियर। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मान लो कि इसी में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया था 2, सो देखो टेंशन फोर्स कितना हो गया 4, 20 उधर गया 24 न्यूटन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देख लो क्या बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है बेटा, देखो एकदम कहीं कुछ भी मैंने कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया है, एकदम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, वेक्टर्स, सारा गेम वेक्टर का है। वेक्टर बिल्कुल आपको बेस से क्लियर होना चाहिए, और इसीलिए तो सब कुछ करा रहा हूं मैं, देख लो ना, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे कहीं भी कुछ दिक्कत है तो आप बता दो, कहीं कोई प्रॉब्लम है समझ लो, इसको जल्दी से लिख लो। ठीक है बेटा, लिख लिया सबने, है ना, सब कुछ बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया, मैं फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से देखो। सबसे पहले करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने गिवन हो, सबसे पहले उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस दिखा दो विद डायरेक्शन। देखो इस पे mg लग रहा था, टेंशन ऊपर लगा, इस पे mg टेंशन ऊपर, ये तो कॉमन सेंस है, ये 3 kg का मास है, ये 2 kg का है, ये नीचे गिरेगा ये ऊपर जाएगा, तो जितने से ये नीचे गिरेगा उतने से ये ऊपर जाएगा, तो दोनों पे एक्सेलरेशन सेम आ गई। अब इसके लिए मैंने बात किया यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, सो हमें को ये समझ में आ रहा है कि अच्छा एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब नीचे वाले फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ऊपर वाले फोर्स की कम होगी, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है। इसलिए मैंने आपको रूल बताया कि आप एक क्या करोगे, इसको रूल बना लो अपनी लाइफ में, ऐसा कोई रूल होता नहीं है, अपनी लाइफ में बना लो, ठीक, कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन के फोर्स को प्लस में यूज करेंगे, उसके अपोजिट फोर्स को माइनस में यूज करेंगे। सो देखो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स कौन सा था 30, इसके अपोजिट फोर्स कौन सा है t, सो 30 माइनस t, ये हो गया नेट फोर्स, देख लो लिख दिया, इक्वल टू मास कितना था 3, एक्सेलरेशन a हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब 2 kg पे बात करते हैं, 2 kg में देखो एक्सेलरेशन इसका ऊपर है, तो ये बात तो समझ में आ गई, अच्छा एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका मतलब ये वाली फोर्स वैल्यूएबल होगी, ये ज्यादा पावरफुल होगा इसके कंपेयर में, हम क्या लिखेंगे t माइनस 20। फिर वही रूल मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उसको प्लस लिखो, उस वाले डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव लिखो, उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव लिखो। तो देखो क्या लिखा, t माइनस 20 इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, देखो दोनों को ऐड किया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो,
तुम्हारा टेंशन फोर्स आ गया। ये तो मेथड आपने सीखा है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आप बोलो इसको, जिस भी तरीके से सॉल्व करना आपने सीखा है, कोई भी अप्लाई करो, क्या फर्क पड़ता है? ये तो कॉमन सेंस है। मैथमेटिक्स से प्यार होना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि हमें यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, घंटा कुछ नहीं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, बेकार की बातें ही है, ठीक। ज्यादा डिफिकल्ट टर्म्स पे कंसीडर नहीं करोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कुछ नहीं है, सब बेकार है, ठीक है। साइंटिस्ट ने अपने मजे लेने के लिए नए नए नाम बना दिए, तरीका आपको पता है। देखो इन दोनों को ऐड करके हमें दिख रहा है कि गायब हो जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब ये कौन सा मेथड है? दोनों का एडिशन है, ये कोई सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन थोड़ी है। ये सब बेकार की चीजें हैं, इन सारी चीजों में नहीं फंसोगे, ठीक। दिमाग, माइंड यूज होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है बेटा? यहाँ देखो सब कुछ आ गया, सॉल्व हो गया, क्लियर? मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है आपको सब कुछ। अब इसके ऊपर मिलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल नेक्स्ट क्लास में, जो मंडे वाली क्लास है उसमें करेंगे। मिस नहीं करिएगा आप लोग, क्योंकि वो अगर क्लास मिस हो गया तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूरा गायब हो जाएगा आपके माइंड से। लेकिन ये पूरा जो आज मैंने कराया है उसको डेफिनेटली आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से आज देखेंगे। जैसी क्लास खत्म होती है वीडियो को पॉज, जो भी क्वेश्चंस है वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। खुद से सॉल्व करने को अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर वीडियो ऑन करके आप उसका देख लेना, जो मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया है, वरना कोशिश करना खुद से करने का। ये सब करके मिलेंगे, ठीक है, अगली क्लास में, इस आशा के साथ कि आप एक जिम्मेदार भारतीय की तरह, एक इंडियन की तरह आप अपने घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आप अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखेंगे और सबका हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।